बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ एक पहला वाला पाठ बड़े भाई साहब पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने इससे पहले के 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आपने देखा होगा। जिसमें मैंने पहले कहानी का सारांश समझाया, फिर मैंने आपको व्याख्या समझाना शुरू किया है। यानी कुछ अंशों की व्याख्या मैं इससे पहले वाले वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं उसके आगे के अंश को कराने चल रही हूँ कि मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था। तो यहाँ से मैं आज पढ़ा रही हूँ, जिसको कि मैं यहाँ पर अनुच्छेद की तरह लिख दे रही हूँ कि आपको पैराग्राफ मिलाने में आसानी हो। मैं यह लताड़ सुनकर, यहीं से मैं व्याख्या कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी कहानी को ऊपर की दोहरा के तब आगे बढ़ती हूँ। ये मेरी आदत है कि पिछले वीडियो की कुछ चीज़ें पहले दोहरा देती हूँ। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को ये दिखाया, ये डर दिखाया कि पढ़ाई इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी आसानी से तुम इसे लेते हो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ऐसे ही पास हो जाते हो या तुम बहुत मेहनत करते हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि ये अंधे के हाथ बटेर लग गई है। क्योंकि मैं इतना अधिक पढ़ता हूँ, उसके बावजूद मेरी स्थिति है कि एक एक कक्षा में कई कई साल मुझे लग जाते हैं। तुम तो इस तरह से एक ही कक्षा में ज़िंदगी गुजार दोगे, और इस तरह से अगर पढ़ना है तो बाप दादा की गाढ़ी कमाई को बर्बाद मत करो, वापस घर चले जाओ। यही बात बड़ा भाई से समझाता है, तमाम उदाहरणों को देता है। साथ ही ये भी कहता है कि मुझे भी खेलने कूदने का शौक़ है, लेकिन क्या मैं कभी खेलते कूदते या मेले में कहीं बाज़ार में कहीं जाते तुमने देखा है? और पढ़ाई को ऐसा मत समझो कि अंग्रेजी का खौफ डालते हुए, अंग्रेजी का डर डालते हुए कहते हैं कि अंग्रेज़ी इतनी कठिन है कि जब मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीने आ जाएंगे। तो तुम्हें जो लग रहा है, तो अगर ऐसा ही इतनी सरल होती तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब पढ़ के विद्वान ना हो जाते। तो बड़ा भाई ये समझाने की कोशिश करता है और कहता है बड़े बड़े विद्वानों को भी देखा है कि उनको भी ढंग से पढ़ना और लिखना नहीं आता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे देखकर कुछ तो सबक ले लो, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। फिर कहता है कि यह तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है कि तुम मुझे देखकर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि मैं कितना मेहनत करने के बावजूद एक कक्षा में कह साल गुजारता हूँ। और कहता है अगर इस तरह से उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। ये बड़े भाई का उपदेश, निर्देश, हुक्म, कानून, कुछ भी कहिए, ये था। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़ा भाई अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सतर्क था। वो इसे बिल्कुल नहीं मानता था कि छोटा भाई किसी भी रूप में खेले कूदे या किसी अन्य जगहों पर जाकर के मौज मस्ती करे। इसलिए और छोटे भाई की शालीनता तो इस बात में थी कि कभी भी वो उलट करके बड़े भाई को एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता था, बिल्कुल मौन हो जाता था। मौनम स्वीकार लक्षणम करके उसे अपना अपराध स्वीकार होता था। वो जानता था कि उसने गलती की है तो बात भी वही सुनेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो उसी के आगे के अंश पर मैं आ जाती हूँ कि उसने कहा कि मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सहे? तो उसने कहा कि वास्तव में गलती तो मेरी थी, तो लताड़ भी मुझे ही सुननी है, अपराध तो मेरा था। छोटे भाई ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हर तरह से गलती मेरी है। और भाई साहब थे कि उपदेश की कला में बिल्कुल निपुण। छोटे भाई को समझाने में वो कभी भी किसी भी शब्द की कमी नहीं करते थे। ऐसे ऐसे व्यंग बाण, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण छोड़ते थे कि सूक्ति बाणों से जैसे लगता था पूरा शरीर छिद गया हो। और बार बार समझाते हैं कि इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में नहीं बा। तो छोटा भाई देखता है कि जब जिस तरह बड़ा भाई समझा रहा है तो मन ही मन सोचता है कि इतनी जानलेवा पढ़ाई करने के लिए, इतनी जानलेवा मेहनत करना तो उसके बस के बाहर है। परंतु वो कोई उत्तर नहीं देता।
बस वो ये सोचता है कि मुझसे इतनी मेहनत ना होगी, और बार बार मन में ये सोचता है कि क्या करूं, वापस गांव चला जाऊं, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। उसको ये लगता है कि मेरा मूर्ख रहना ठीक है, परंतु मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ये बात लेखक ने बताई। उसमें जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों ज़िंदगी खराब करूं। वो कहता है कि वास्तव में बड़े भाई की तरह मेहनत करना तो मेरे बूते के बाहर है। बूते के बाहर होना भी मतलब हमारी हिम्मत के बाहर। ताकत के बाहर, ताकत से ज़्यादा या ताकत से बाहर। तो उसने कहा छोटे भाई ने कि ये मेरे बूते के बाहर है कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं मूर्ख रह सकता हूँ, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, मगर इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बड़े भाई की बात की अवहेलना भी नहीं की जा सकती थी। बड़े भाई की बात को जीवन भर छोटे भाई ने हुक्म और कानून समझकर उसका पालन किया है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इतनी मेहनत तो सोच के ही, लेखक कहता है इतनी मेहनत सोच के तो मुझे चक्कर आने लगते थे। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद फिर उसके निराशा के बादल छट जाते। फिर वो सोचता कि भाई ने मुझे अच्छे के लिए कहा है, भाई मुझे अच्छे के लिए समझाता है, संभवतः मैं जो इतना पढ़ पाता हूँ, जो कुछ भी पढ़ पाता हूँ वो उसी की वजह है। और उसके मन से जो निराशा के बादल थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि मैं भाई के बताए रास्ते पर ही चलूँगा। और स्थिति ये होती है कि वो सोचता है कि अब मैं आज से ये नियम बना लूँगा कि मैं एक टाइम टेबल बनाऊँगा और उस टाइम टेबल को अपने जीवन की दिनचर्या बनाकर, फॉलो करके दिनचर्या बनाकर मैं उसका पालन करूँगा। इस तरह से वो कहता है कि वो बैठता है, फटाफट अपने पढ़ाई के घंटों को लेकर वो टाइम टेबल बना लेता है, और टाइम टेबल बना के अब उस टाइम टेबल को उसे अपनी दिनचर्या में ढालना है। बनाना तो बहुत आसान है, प्रायः आज के बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। घर पर माता पिता से, विद्यालय में अध्यापक से जब वो डांट खाते हैं, ऊपर से माता पिता की डांट, तो अंत में उनके मन में क्या आता है कि आज के बाद मैं नियम से पढ़ाई करूँगा, जिसकी वो टाइम टेबल बना के दीवार पर चिपका देते हैं, अपने स्टडी टेबल पर चिपका देते हैं। और फिर वो एक दिन से 7वें दिन आते आते वो सारा टाइम टेबल ज्यों का त्यों धरा रह जाता है और दिनचर्या फिर अपने पुराने रवैये में ढल जाती है। छोटे भाई ने भी अपने टाइम टेबल को बना लिया और उसको दिनचर्या में ढालने की कोशिश करने लगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब पहले से कहते ना प्री प्लान, तो पहले से तो छोटे भाई ने ये सोचा ही नहीं था कि उसको बड़े भाई जितनी मेहनत करनी है। लेकिन जब बड़े भाई की लताड़ मिलती है और उसे ये महसूस होता है कि उसने गलती की है, तब अंततः उसे क्या लगता है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। तो अपनी गलती स्वीकार करके वो टाइम टेबल बनाने को तैयार हो जाता है। और इतने बड़े टाइम टेबल में खेल के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई भी टाइम, कोई भी पीरियड, कोई भी घंटा समय खेल के लिए नहीं था, टहलने के लिए था। कि जब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत थक गए हो तो हॉस्टल के सामने थोड़ा सा टहलने का वक्त उसमें था। मगर हर प्रकार से देखा जाए तो उसके लिए खेल बहुत महत्वपूर्ण था, जिसकी कोई मत उसके टाइम टेबल में नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो भाई से डर रहा था। उसे ये लगता है कि वो भाई से डर रहा है तो कैसे उसमें खेल जोड़े। अब देखिए कैसे टाइम टेबल बना था, उसकी चर्चा की गई है। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, देखिए टाइम टेबल बना है,
आप ध्यान से सुनिएगा। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन, स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आने पर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। अब ये देखिए टाइम टेबल बना है प्रातःकाल 6 बजे उठने से, और उस टाइम टेबल के बीच में खाना, स्कूल से लौटने के बाद आधा घंटे का विश्राम है और आधे घंटे के टहलने का वक्त है। इसके बाद उसमें कुछ भी ऐसी मदें नहीं हैं जिससे शरीर को, खेल को या किसी और तरह का आराम व्यक्ति को मिल सके। आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, यानी सभी विषयों के लिए इसमें जगहें हैं। और सारा टाइम टेबल ख़त्म करते करते रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल है। अब आप कल्पना कीजिए कि जो बच्चा सवेरे से उठकर 6 बजे से लेकर रात 11 बजे के टाइम टेबल को सेट कर लेगा और उसमें विश्राम का सिर्फ आधा घंटा होगा, तो आप कभी कल्पना करते हैं कि उस टाइम टेबल को पूरी ईमानदारी से, पूरी सक्रियता से, सतर्कता से दिनचर्या में ढाला जा सकता है? संभवतः नहीं। लेकिन बड़े भाई करते थे। बड़े भाई अपने इतने अध्ययनशील थे कि उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें हर प्रकार से अपनी दिनचर्या में इसको ढालना है। आँख फोड़ पढ़ाई करते थे। छोटा भाई देख के उसको चक्कर आते थे, मिचली आती थी और कहता था मुझे मूर्ख रहना पसंद है, मैं इतना नहीं पढ़ सकता। फिर भी भाई की बात के समझाने पर वो ठानता था, मगर उसको जीवन भर उतारना उसके बस के बाहर की चीज़ थी। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। कितनी अच्छी बात कहा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक बार पूरे जोशो खरोश के साथ टाइम टेबल तो बना लेते हैं, और वो टाइम टेबल का नतीजा क्या होता है? टाइम टेबल का नतीजा ये होता है कि फिर वो अनुसरण करने के बस के बाहर हो जाता है। उसे दिनचर्या में ढालना इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से हम कहते हैं कि हम टाइम टेबल से पढ़ते हैं। पहले दिन आधे घंटे की लापरवाही, वो बदल जाती है दूसरे दिन 2 घंटे की, और ऐसे करते करते 7वें दिन आकर आधे से ज़्यादा जो टाइम टेबल होता है वो अनुसरण में नहीं होता, निकल जाता है। फिर मन में आता है कि अब कल से इसको ज़रूर पालन करेंगे, और धीरे धीरे स्थिति ये आती है कि चीज़ें नज़रअंदाज होने लगती हैं और फिर अपना पुराना रवैया जो है वो शुरू हो जाता है। तो छोटे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे। ऐसे थे कि उन्हें लगा कि बना लेना तो बहुत आसान है, लेकिन दिनचर्या में ढालना बहुत कठिन है। तो उन्होंने व्यंग में कहा है, टाइम टेबल बना लेना एक बात है, मगर उस पर अमल करना, आदत में डालना, आदत में डालना, आदत में डालना यानी उसके रोज आना, दिनचर्या बनाकर उस पर काम करना, ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं है। तो दिनचर्या में ढालना बहुत कठिन है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना, भूलना, यानी छोड़ना, छोड़ना या भूलना कह सकते हैं। दिनचर्या से हटाना,
दिनचर्या से हटना, तो उसकी अवहेलना होना शुरू हो जाती है, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। अब मैदान की वह सुखद हरे, अब देखिए छोटे भाई का मन कैसा था, किस तरह के भाव वाला वो बच्चा था, और कक्षा 5 का बच्चा था, जिसके जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व होता है, उसे तो खेलने का समय ज़्यादा चाहिए होता है। तो कह रहे हैं कि अब कैसा छोटे भाई को लगता था, मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। हॉस्टल में रहता था, चारों ओर मैदान और तो मैदान की चहल सुंदरता, चारों ओर हरियाली हो, और उसके साथ साथ कहीं बच्चे खेल रहे हों, कहीं फुटबॉल हो रहा हो, कहीं कबड्डी हो रही हो, कहीं हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे हों, सुखद वातावरण हो। ऐसे में किसी कक्षा 5 के बच्चे को यदि बांध करके वहाँ पर रख लिया जाए कि तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, तो उसका किताबें तो भले उसके आगे खुली होंगी, मगर उसका मन उस किताबों में है कि नहीं, आप मन को बांध के रख भी नहीं सकते। मन तो इतनी तेज गति से बाहर भागता है कि उसे वापस किताबों में लाना इतना आसान नहीं है। मन से की गई पढ़ाई बहुत जल्दी याद हो जाती है। दिन भर किताबें लेके बैठे रहने पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं याद होती हैं। तो यहाँ पर यही कहा है उन्होंने कि छोटा भाई किताबों के बंधन में अपने आप को बांध कर नहीं रख सकता, उसे बाहर के खेल कूद, बाहर की हरियाली, सुखद वातावरण, सुंदर हवा खींचती थी। कैसे खींचती थी? अपनी ओर खींचती थी। उसे लगता था जैसे वो किसी जकड़न में फंसा हुआ है और कब मौका पाए और वहाँ से वो निकल भागे, कब वो पाए तो मौका निकाल कर वहाँ से चला जाए बड़े भाई की आंख बचाकर। तो हमेशा वो इसी तरह से सोचता था। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती है और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। अब कहीं दोस्त मिल गए तो वातावरण में एक दोस्त के प्रति जो खिंचाव होता है वो किसी भी बंधन से तेज होता है कि वो निकल भागने के लिए। तो जैसे ही छोटे भाई को कोई मित्र मिल जाता था और ऐसा सुखद वातावरण, खेल का सुखद सुंदर वायु चल रही है, हरियाली है, तो और मित्र मिल गए, फिर क्या पूछना, फिर वो किसी भी तरह से धीरे से वहाँ से निकल जाता था। फिर वो कमरे की चहरदीवारी और किताबें उसे बिल्कुल बांध नहीं सकती थी। तो कहता है थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल जाता था, वो जानलेवा टाइम टेबल भूल जाता था, वो आँख फोड़ी पुस्तकें, आँख फोड़ फोड़ के पढ़ना पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, न बड़े भाई याद आते, न घर, न परिवार, न अपनी जिम्मेदारी। भाई साहब की नसीहत और फजीहत को अवसर मिल जाता। अब जैसे ही बड़ा भाई इस बात को देखता कि मेरे इतने समझाने के बाद भी छोटे भाई के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो उन्हें तो नसीहत और फजीहत दोनों का मौका मिल जाता। नसीहत कहने का मतलब सीख, फजीहत मतलब आपको हर तरीके से उनकी लताड़ सहनी ही पड़ेगी, उसका मौका उन्हें मिल जाता। फिर वो लंबे लंबे भाषणों में अपनी सीख देते, बड़े बड़े उदाहरण देते, गांव की तौर तरीके सिखाते, बाप दादा की गाढ़ी कमाई की दुहाई देते और सब कुछ समझाते कि इस तरह से जीवन नहीं चलता जिस तरह से तुम करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें नसीहत और फजीहत का बड़े भाई को अवसर मिल जाता और छोटा भाई चुपचाप उन चीज़ों को सहने की कोशिश करता, क्योंकि वो हमेशा गलती करता ही था। मैं उनके साए से भागता, साए मतलब परछाई।
परछाई से भागने का मतलब कि वो इतना डरता था कि जरा भी उसको आहट लग जाए कि बड़ा भाई आ रहा है तो वो जान छोड़ के उस जगह से भागता था। तो उनकी परछाई से भी उसको डर लगता था। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता था और अधिकतर समय में ऐसा होता था कि वो ये सोचता था कि किसी भी तरह से वो इन आँखों से दूर ही रहे, क्योंकि उनकी घूरती हुई आँखें, उनकी नसीहतें, उनके सूक्तिबाण जैसे लगता था लेखक के बदन में कहीं पूरे शरीर में छिद्र हो गए हैं सुन सुन करके, ऐसी स्थिति आती थी। तो वो हमेशा चेष्टा करता था कि वो दूर ही रहे। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो, और हमेशा क्या करता कि बड़े भाई की आंख बचाकर दबे पांव धीरे धीरे वो कमरे में जाता, किताबें खोलकर बैठ जाता कि बड़े भाई को इस बात का एहसास भी न होता कि वो कहाँ से आ रहा, और अगर एहसास हो जाता तो फिर तो वो रौद्र रूप धारण करके चिल्लाते थे कहाँ थे। तो इस तरह से वो डरता था। वो दबे पांव कमरे में प्रवेश करता जिसकी उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी तो मेरे प्राण निकल गए। डर के मारे अगर बड़े भाई ने आंखें उठा ली तो फिर क्या कहना। छोटे भाई के प्राण सूख जाते थे डर से कि अब मुझे बड़े भाई की डांट मार और बातें सहनी पड़ेंगी। और हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम होती। नंगी तलवार लटकना, नंगी तलवार लटकना, ये भी एक मुहावरा है और इसका आपको प्रयोग आ सकता है। तो आपको तो ये पता है, पाठ में ही मुहावरे में दिया गया है कि खतरा मंडराना। अब छोटे भाई को बड़े भाई अब न पढ़ने पर जैसे ही भाई का सामना होता तो उसे क्या लगता कि उसके सर पर एक नंगी तलवार लटक रही है और कभी भी वो उसके चपेट में आ सकता है, भाई की रौद्र रूप का शिकार हो सकता है। तो हमेशा उसके सर पर एक नंगी तलवार लटकती सी मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मौत और विपत्ति के बीच, अब आप कल्पना कीजिए एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंसा हो कि आगे बढ़ेगा तो परेशानी उसे उठानी पड़ेगी और पीछे हटेगा तो विपत्ति मौत है। ऐसी स्थिति में उसके सामने दोनों ही स्थितियां नाजुक होती हैं। उसे ये लगता है कि मौत और विपत्ति के बीच में पड़ा उस माया मोह के बंधन में जकड़ा है कि वो पढ़ाई करे अथवा छोड़ दे, वो भाई की बात माने या उल्टा जवाब दे के गाँव चला जाए। बहुत सारी स्थितियां छोटे भाई के सामने इतनी कठिन बनती जा रही थी तो उसे क्या लगता है कि उससे अब ये काम नहीं होगा। तो माया मोह में पड़ा भी है कि उसे बड़े भाई की बात माननी चाहिए या वापस गांव चले जाना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए या मूर्ख रहना उसे अपना मंजूर है। तो हर तरह से कठिनाइयाँ झेलते झेलते उसके मन में बस एक बात थी कि वो क्या करे, और माया मोह में जकड़ा हुआ पड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। तमाम डांट खाता था। सुबह सोने के उठने से लेकर रात पढ़ने सोने तक पढ़ाई को लेकर तमाम तरह की नसीहतें, और फिर पढ़ता रोता चुप हो जाता, फिर कहता कल से नहीं करूँगा और फिर वही काम करता। तो ये तमाम घुड़कियाँ खाता, रात दिन बात सुनता, लताड़े सुनता, लेकिन वो खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। छोटे भाई का खेल कूद के प्रति ऐसी रुचि थी कि उस लगाव को वो अपना चाह के भी नहीं कम कर सकता था। जैसे कहते हैं ना कि जीवन में समा जाना, तो जीवन में वो चीज़ उसके समा गई थी। वो चाहता था कि बड़े भाई की बात मानकर वो खेल छोड़ दे, वो बाहर घूमने न जाए, भाई के बताए रास्ते पे चले, लेकिन वो उतनी देर ही उस काम को कर पाता था जितनी देर वो उस बंधन में पड़ा था। उसे ये लगता था कि बस उसे किसी भी तरह से अपने जीवन के इस समय को
बड़े भाई की नज़रों से बचा करके अपने उस वक्त को गुजारना है या निकाल लेना है। तो ये चीज़ वहाँ पर वो समझाने की कोशिश करते हैं। अब हर तरह से छोटा भाई जो रहता है उसके ऊपर कोई बात असर नहीं करती और हर तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है। और यही करते 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 धीरे धीरे सालाना इम्तहान आ जाता है, मतलब उनकी वार्षिक परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा का समय आ गया। पूरे साल बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, स्वयं बहुत परिश्रम किया और अंततः परीक्षा आ गई। छोटे भाई ने भी परीक्षा दी, बड़े भाई ने भी परीक्षा दी और परीक्षा का नतीजा हुआ कि सालाना इम्तहान, ऐसे ही कहा जाता था सालाना इम्तिहान। उर्दू शब्द है ये, सालाना इम्तिहान उर्दू शब्द है, भाषा है इसकी उर्दू। वार्षिक परीक्षा, तो सालाना इम्तिहान आते ही दोनों भाई परीक्षा देते और फिर उसका नतीजा आता तो फिर उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती। देखिए क्या लिखा है, सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, मैं मतलब लेखक, और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अब देखिए, छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में सालाना इम्तहान होने के बाद 2 साल का अंतर रह गया। वार्षिक परीक्षा के बाद अब दोनों भाइयों के बीच 2 साल का अंतर रह गया। अब ये अंतर 2 साल का रह गया, क्योंकि बड़ा भाई फेल हो गया था तो 2 साल का अंतर रह गया और नतीजा निकला तो बड़ा भाई फेल और छोटा भाई कक्षा में अव्वल। मेरे और उनके बीच अब केवल 2 साल का अंतर है। जी में आया कि बड़े भाई साहब को आड़े हाथों लूं। और फिर अगला मुहावरा है, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेने का तात्पर्य होता है तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करना। उन्हें लगा कि जो भाई दिन रात उसे बोलता था, नसीहतें देता था, पढ़ाई की दुहाई देता था, डर डालता था, अंततः सालाना इम्तहान का जो नतीजा आया, परिणाम आया, वो ऐसा था कि छोटे भाई को बोलने का मौका मिल गया। तो छोटे भाई को लगा कि अब मैं बड़े भाई को आड़े हाथों लेता हूँ कि अब तुम बताओ कि तुम जो आँख फोड़ो पढ़ाई करते थे उसका क्या परिणाम हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। मैंने तो साल भर खेला कूदा, तुम्हारे कहने से थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी और मेरा परिणाम भी अच्छा है, कक्षा में अव्वल भी है, तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ ऐसी पढ़ाई का। तो वह घोर तपस्या कहाँ गई, व्यंग्य किया कि वो घोर तपस्या कहाँ गई जिसके पीछे तुम जिंदगी तबाह किए थे, वो तुम्हारी घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए मज़े से खेलता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी हूँ। तब वो व्यंग्य करता है कि आपकी आँख फोड़ो पढ़ाई का क्या परिणाम हुआ। अब आप मेरे को देखिए कि मैं रात दिन खेला भी, मज़े से पढ़ाई किया और नतीजा भी ये कि मैं कक्षा में अव्वल हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनकी दिली हमदर्दी हुई। लेकिन बड़े भाई को संस्कार जन्म से मिले थे छोटे भाई के द्वारा और परिवार के द्वारा। सब सोच के मन ही मन भी वो अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बड़ा भाई बहुत दुखी है। तो बड़ा भाई बहुत दुखी है तो वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता है कि उसे क्या करना है, और अंततः उसे लगता है कि वो चुप रह जाए तो ज़्यादा भलाई है। और उससे इतनी हमदर्दी हुई कि वो बिल्कुल ही दुख में और आग में घी डालने का काम नहीं कर सकता। वे इतने दुखी और उदास थे
कि उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार मैंने लज्जास्पद जान पड़ा। घाव पे नमक छिड़कना यानी दुख को और बढ़ावा देना। तो एक मुहावरा ये भी है, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुख को और बढ़ाना। तो ये मुहावरे भी आपके आएंगे, इसलिए आप मुहावरों को भी अच्छी तरह से तैयार करिए और तब जाकर के आपको पाठ भी अच्छे से तैयार होगा। वाक्य प्रयोग में परीक्षा में इन्हीं पाठों से दिए जाते हैं। तो मैंने इतना आपको पढ़ाया। मुहावरे आप अपनी कॉपी पर अपनी लिख लीजिए या आप इनमें से उतार के अपनी बुक पर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। पाठ बड़ा है, थोड़ा समय लेगा और मैं आराम से आपको पढ़ा रही हूँ कि ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आए। तो प्रश्नोत्तर आप स्वयं कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।